कल वादा किया था आपसे, निभाने आ गया हूं आपके टाइम आपकी खबरें लेकर। शो का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट। मैं हाजिर हूं जगविंदर पटियाल। अंग्रेजी में एक शब्द है ट्रोजन हॉर्सेस, मतलब काठ का घोड़ा। कहा जाता है कि ग्रीक सैनिकों ने काठ का एक विशाल काय घोड़ा बनाया था और इसी के पेट में छिपकर तुर्की के ट्रॉय शहर में घुसे थे। यह किस्सा 12वीं सदी का है, लेकिन आज इसलिए याद आया क्योंकि 21वीं सदी में खालिस्तान अपने समर्थकों को कनाडा में बसाने के लिए कुछ इसी तरह के हथकंडे अपना रहा है। सॉलिड इन्वेस्टिगेशन में इसी पर आज हम बताएंगे कि किस तरह से सरकार और तमाम लोगों को राजनीतिक दल चूना लगाकर गड़बड़ी करके ये काम कर रहे हैं। सरकार हर सूबे में गरीब लड़कियों की शादी के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट खर्च करती है, लेकिन दलाल और अफसर मिलकर फर्जी शादियां कराने लगे और भाड़े के दूल्हा दुल्हन बिना पैसे के रह जाएं तो फिर पोल खुलनी लाजमी है ना। यूपी में यही हुआ। पूरी खबर एक्सक्लूसिव में दिखाएंगे। आस्था पब्लिसिटी की मोहताज नहीं होती। कई बार खामखा की पब्लिसिटी दूसरों को दिक्कत देने लगती है। गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई में सजावट तो बढ़िया है, लेकिन पोस्टर वॉर से ट्रैफिक सिग्नल तक ढक गए हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म में पोस्टरबाजों की पोल खुलेगी। आज यूट्यूबर्स का जमाना है। भारत में तो इनकी बाढ़ आई हुई है, लेकिन दिक्कत स्टूडियो की रहती है हमेशा। छत्तीसगढ़ शासन ने वो भी दूर कर दी। बी पॉजिटिव में यूट्यूबर्स के लिए डीएम साहब की तरफ से खुलवाए गए डिजिटल स्टूडियो की सैर करवाएंगे। सैर तो वैसे कुछ लोग कनाडा की भी करना चाहते हैं। सैर क्या, वहां से लौटना ही नहीं चाहते, लेकिन करें क्या, वीजा मिलता नहीं तो दूसरा तरीका खोजने लगते हैं अपने आकाओं की शरण में पहुंचने के लिए। और शरण मिलती है एक चिट्ठी से। ऐसी कितनी चिट्ठियां जारी हुई, कौन करता है ये चिट्ठियां जारी? कनाडा ने कितने लोगों को जान का खतरा बताकर शरण दी? उनके वापस लौटने में कैसे अड़चन आती है, उनको वापस लाने में कैसे दिक्कत होती है? क्या खालिस्तान का ये नया सिंडिकेट है या कोई नया नेक्सस है? आज ऑपरेशन औजार में खालिस्तान और एक पॉलिटिकल पार्टी के गठजोड़ पर सबसे चौंकाने वाला खुलासा करेंगे। हैरत अंगेज बात है, भारत में रजिस्टर्ड राजनीतिक दल और उसके चुने गए सांसद अपने लेटर हेड से ये चिट्ठियां जारी कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि धर्मवीर, देवेंद्र सिंह, सुखदीप सिंह और सिमरनजीत सिंह को भारतीय कानून और व्यवस्था से जान का खतरा है, इसलिए इन्हें कनाडा में शरण यानी असाइलम देने में मदद की जाए। ये सिर्फ 4 चिट्ठियां हैं, लेकिन पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाए तो ना जाने कितनी और निकल आएंगी। ये कौन लोग हैं जो भारत से भागकर कनाडा या दूसरे देश जाना चाहते हैं? और ये असाइलम पाने का क्या रैकेट है जो कनाडा से लेकर पंजाब तक फैला हुआ है? पूरा मामला है क्या? असाइलम की ये सुविधा क्या निरपराध लोगों के लिए ही है या इसमें खालिस्तानी अलगाववाद, आतंकवाद और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के तार भी जुड़े हुए हैं? कनाडा सरकार को असाइलम की सिफारिश करने वालों में सबसे ऊपर नाम है शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, पार्टी के सर्वेसभा सिमरनजीत सिंह मान, जो खुलेआम कबूल करते हैं कि हाँ, उन्होंने असाइलम की सिफारिश कई लोगों के लिए की। ये इल्जाम भर नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के इन लेटर हेड्स पर गौर कीजिए, देख लीजिए। सब चिट्ठियों में एक सा मैटर है, लेकिन लोगों के नाम और पते अलग अलग हैं। सभी नौजवानों को कनाडा में राजनीतिक शरण देने की वकालत पॉलिटिकल पार्टी के लेटर हेड्स में की गई है। सिमरनजीत सिंह मान पर इल्जाम तो ये भी है कि वो कनाडा या दूसरे मुल्कों में असाइलम दिलाने के लिए पैसा वसूल करते हैं। आरोपों पर सिमरनजीत सिंह जो सफाई देते हैं वो और भी चौंकाने वाली है। पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं सिमरनजीत सिंह मान। अब कोई उनसे पूछे कि किसी को सस्ते में विदेश भेजना गलत नहीं है, लेकिन अपने ही मुल्क में जान का खतरा बताकर लोगों को कनाडा जैसे मुल्क में राजनीतिक शरण दिलाना कितना सही है? पैसे ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜੋ,
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। सिमरनजीत सिंह मान अब तक 50,000 से ज्यादा नौजवानों को असाइलम के बूते कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे मुल्कों में पक्की शरण दिला चुके हैं, वो भी जान का खतरा बताकर। अब ये असाइलम होता क्या है, किसे मिलता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये भी जानिए। असाइलम का मतलब है किसी भी मुल्क में मिलने वाली राजनीतिक शरण। अगर कोई दावा करता है कि उसे अपने देश में जान का खतरा है और उसकी सरकार उसकी मदद नहीं कर रही, तो दुनिया में कई देश ऐसे लोगों को शरण देते हैं। कनाडा सरकार भी इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा के तहत ऐसी सुविधा देती है। इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ऐसे लोगों की सुनवाई करता है, जांच के बाद सबूतों और सच्चाई के आधार पर शरण देता है। इसकी पूरी प्रक्रिया बेहद जटिल है, फिर भी सिमरनजीत सिंह मान और खालिस्तान सिंडिकेट के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। इधर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के लेटर हेड पर ठप्पा लगा और उधर कनाडा में खालिस्तानी खेमे में प्रवेश का दरवाजा खुला, और खालिस्तान के साथ इसी गठजोड़ के लिए सिमरनजीत सिंह मान 3 दशकों से बदनाम भी है। परमानेंट कनाडा जाना है तो बस सिमरनजीत सिंह मान से एक चिट्ठी और उस पर एक ठप्पा लगवाना है। खालिस्तान और सिमरनजीत सिंह मान का खेल काफी पुराना है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां ये जानती हैं, उनके पास इन पूरे रैकेट का सारा कच्चा चिट्ठा है, सारे ऑर्डर हैं, सारी चिट्ठियां हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि इस प्रैक्टिस को रोका क्यों नहीं जा रहा। एक और खास बात, और वो ये कि ट्रूडो के पीएम बनने के बाद कनाडा में भारतीयों के असाइलम लेने का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ा है। इसकी हमने पूरी पड़ताल की। आंकड़े खंगालने पर क्या पता चला, जरा आप भी गौर कीजिए। 2011 में 35,315 लोगों ने कनाडा में असाइलम ली। ये 2011 में 35,315। अब 12 में आ जाइए 20,411 ने, पूरा ईयर वाइज दिखा रहे हैं हम। 2013 की बात कर लें 10,337, ये असाइलम लेने वाले हैं, वो साल है। 2014 में 13,445। ये सब देखते जाइएगा आंकड़े, और इसमें चौंकाने वाले तथ्य आगे आने वाले हैं। 2015 में अगला ग्राफिक ये देखिए, ट्रूडो के पीएम बनने के बाद कब कितने असाइलम मिले। 2016 की बात कर लेते हैं। सीधा आंकड़ा जो 10-11 था वो 23,680 पहुंच गया। 17 में 50,000 पहुंच गया, डबल हो गया। देखिए उससे भी ये 18 आ जाइए 55 हो गया, फिर और ऊपर चला गया। 2019 64,000, आप ग्राफ देखते जाइए। 20 23,000, ये मैं बताता हूं 23,000 क्यों हुआ था। 21 24,000। 22 आ जाइए 91,710, और ये देखिए 23 अगस्त तक जो है 44,000, यानी आधे साल में ही 44,695 ये आंकड़ा जा चुका है। ये सारे हमने ट्रूडो के बनने के बाद और ट्रूडो के बनने से पहले के आंकड़े दिखाओ। ट्रूडो के कार्यकाल में सिर्फ 2020 और 21 में कम लोगों को असाइलम मिला। अब आप सोच रहे होंगे इसकी क्या वजह है। इसकी वजह यह है कि कोविड था और विदेशी मामलों में जितनी भी फाइलें जुड़ी हुई थी उनको सरकारी दफ्तरों में कम डील किया जा रहा था, इसलिए असाइलम के केस कम हो गए। वैसे असाइलम एक गंभीर मामला है। आमतौर पर उन लोगों के केस इस दायरे में आते हैं जिनको वाकई ही अपने देश में वहां की सरकार से या पुलिस से जान का खतरा हो। लेकिन मौजूदा दौर में इसका गलत इस्तेमाल विदेश में बसने के लिए हो रहा है। कनाडा और भारत के रिश्तों में असाइलम का जो ये एक बड़ा मामला खड़ा हुआ है, इसमें सबसे बड़ी खराबी ये असाइलम ही पैदा कर रहा है दोनों मुल्कों के बीच। कनाडा में सिख आबादी 2% है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आईएसआई के इशारे के ऊपर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में, चरमपंथी गतिविधियों तक उनकी कार्रवाई होती है। हरदीप निज्जर, जिनकी अभी हत्या हुई है, उनके ऊपर 19 अपराध पंजीकृत थे। यह भी बताया जाता है कि उनकी तमाम दुश्मनियां और रंजिशियां थे और उन रंजिशों के कारण उनकी हत्या हुई है, और उसका ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ना, इसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, इस पूरे विवाद की जड़ में पंजाब के सांसद सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी है।
वैसे मान का विवादों से पुराना रिश्ता है। पूर्व आईपीएस अफसर रहे हैं सिमरनजीत सिंह मान। आप जानते होंगे बहुत सारे लोग कब कब ये विवादों में आए और क्यों। सिमरनजीत सिंह मान शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सर्वे सभा हैं, चीफ हैं। पंजाब के संगरूर से मौजूदा सांसद है। 2022 के उपचुनाव में उनको जीत मिली थी। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बन गए, वो सीट खाली हुई, वहां से चुनाव जीत गए सिमरनजीत सिंह मान। सिमरनजीत सिंह मान के पिता आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और बाद में पंजाब विधानसभा के स्पीकर भी रहे। 1967 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सिमरनजीत सिंह मान। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद मान ने आईपीएस पद से इस्तीफा दे दिया था। तब भारतीय सेना की तुलना उन्होंने जनरल डायर से कर दी थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इस केस में भी सिमरनजीत सिंह मान का नाम आया था और जांच भी हुई थी। देशद्रोह के मामले में सिमरनजीत सिंह मान को जेल भी जाना पड़ा था। सिमरनजीत सिंह मान की पत्नी गीतेंद्र कौर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर की छोटी बहन है। 1989 के लोकसभा चुनाव में मान की पार्टी पंजाब की 13 में से 6 सीटें जीत गई थी। पंथक एजेंडा के नाम पर सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी ने पंजाब में ये बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, अपनी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस। 1999 में मान संगरूर से सांसद चुने गए, लेकिन उसके बाद 22 साल तक पंजाब की पॉलिटिक्स में उनको कोई जीत हासिल नहीं हुई। आखिरकार अब संगरूर की जनता ने उन्हें, चाहे वो सिद्धू वाला मूसा की हत्या के बाद वो फैक्टर ले लो, 5000 वोट से उनको जीत दिला दी थी। एक समझते हैं कि साडियां जिंदगियां ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਨੂੰ ਢੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। मान साहब लोकसभा की अंदर बैठते हैं, शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन उसी मुल्क के अपने आप को और लोगों को सुरक्षित बता रहे हैं। मान साहब, हम भी मानते हैं कि कनाडा में सारे सिख खालिस्तानी नहीं हैं, मगर कई खुले तौर पर अपने खालिस्तानी होने का इजहार भी करते हैं। और अगर कोई आपकी चिट्ठी से कनाडा में शरण हासिल कर लेता है या शरण लेने में सफल हो जाता है, तो वो कैसे भारतीय कानून प्रक्रिया के रास्ते का रोड़ा बन जाता है, वो जरा समझिए। अगर दो मुल्कों के बीच में प्रत्यार्पण संधि है तो अपराधी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है, और रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस शुरू होता है। अब एक्स्ट्राडिशन को काउंटर करने के लिए जो वांटेड अपराधी होता है वो असाइलम को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। असाइलम प्राप्त कर चुके वांटेड लोगों को भारत में लाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड को देखते हुए वो देश जहां वो रह रहे होते हैं उन्हें भारत को नहीं सौंपता, क्योंकि वो पहले ही ये बता चुके होते हैं कि मेरी जान को खतरा है, और वो असाइलम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं अपने बचाव के लिए। फिर होता ये है कि एक्स्ट्राडिशन कानूनी दावपेच में उलझ जाती है, लीगल बैटल जारी रहती है। कई बार अपराधी विदेश की जमीन पर ही पूरी जिंदगी जी लेता है, कई बार तो मर भी जाते हैं अपराधी, और उनका एक्स्ट्राडिशन हो ही नहीं पाता। जो राजनीतिक शरणार्थी हैं कनाडा में, उनका भारत में प्रत्यर्पण नहीं हो सकता है, और इसी प्रावधान का फायदा उठाकर, मैं कहूँगा कि गलत फायदा उठाकर, कुछ देश विरोधी तत्व जो है वो कनाडा में जाकर छुप जाते हैं। जो गंभीर अपराध में, जघन्य अपराधों में शामिल है, तो उसको राजनीतिक शरणार्थी का प्रावधान का जो है फायदा नहीं ले सकता है, और उसका प्रत्यर्पण संधि के हिसाब से भी भारत में हो सकता है, और भारत सरकार को इस प्रावधान का जो है उपयोग करके ऐसे अपराधियों का प्रत्यर्पण किया जा सकता है। एक और तरीका खूब इस्तेमाल होता है, गैंगस्टर फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा जाते हैं, नाम बदलकर और मिलते जुलते नाम से पासपोर्ट बनते हैं। इनके दिल्ली और पश्चिम बंगाल में अच्छा खासा ऐसा नेटवर्क, ऐसे ग्रुप एक्टिव हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करके गैंगस्टर्स के पासपोर्ट बनवाए और वो विदेश निकल गए। इनमें लॉरेंस का भाई तक शामिल है, लक्की पटियाल बम्बिहा ग्रुप का, गौरव जिसे हम कहते हैं, वो सौरभ पटियाल बनकर निकल गया था यहाँ से। पुलिस ने ऐसे गिरोह भी पकड़े हैं जिन्होंने माना है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए
गैंगस्टर्स को बाहर भेजा गया। सवाल यह है कि इसे कैसे रोका जाए? जवाब है रेडियो कॉलर और फिंगरप्रिंट्स के जरिए। बड़े बड़े अधिकारियों से आज मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा जब किसी क्रिमिनल पर ज्यादा केस दर्ज हो जाते हैं तो वो पैरोल या बेल मिलते ही विदेश भागने की कोशिश करते हैं या विदेश भाग जाते हैं। कहा जाता है कि 30-40 लाख रुपए खर्च करके वो फर्जी पासपोर्ट बनवा लेते हैं, यहां भगौड़े साबित हो जाते हैं और फिर विदेश में बस जाते हैं बहुत सारे गैंगस्टर। लेकिन रेडियो कॉलर या कहते हैं जीपीएस ट्रैकर लगा होगा तो 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर वो नहीं निकल पाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फौरन इसकी सूचना पुलिस या जेल अधिकारियों को मिल जाएगी। फिंगरप्रिंट एक और विकल्प है। फिंगरप्रिंट अगर एयरपोर्ट के रिकॉर्ड में होंगे तो विदेश भागना उनके लिए मुश्किल होगा। वैसे कुछ दिन पहले 10 मर्डर के आरोपी दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से पकड़कर हिंदुस्तान वापस लाया गया था। दिल्ली पुलिस के साथ इस ऑपरेशन में एफबीआई, इंटरपोल और मैक्सिको पुलिस समेत 10 एजेंसियां लगी थी। कहने का मतलब है प्रत्यर्पण संधि है तो फिर ऐसे ऑपरेशन मुमकिन हैं। फेक पासपोर्ट का पता चला था। जिन लोगों ने इसकी फेक पासपोर्ट बनाने में मदद करी है उन 2 लोगों को अरेस्ट किया था। उनके और साथियों को भी काफ़ी एक्सटेंसिव इंटरोगेशन करी गई। ही गॉट अ फेक पासपोर्ट फ्रॉम बरेली। फ्रॉम बरेली ही टुक अ फ्लाइट फ्रॉम कैलकाटा। फ्रॉम कैलकाटा ही वेंट टू दुबई। फ्रॉम दुबई ही वेंट टू अलमाती। From Almaty, he went to Istanbul. From Istanbul, Paramaribo, Port of Spain, Panama City, El Salvador, and eventually Cancun, Mexico. चलिए, दीपक बॉक्सर को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अगर संसद में कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसका इतिहास दागदार रहा हो, जिसकी सेना को दुनिया में हिमाकत भरी नजरों से देखा जाता रहा हो, इसे आप क्या कहेंगे? कनाडा में ऐसा ही हुआ। कनाडा की संसद में तालियों का शोर। एक बार नहीं 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन। प्रधानमंत्री ट्रूडो मौजूद थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी। तालियां वो भी बजा रहे थे और ट्रूडो भी। मगर किसके लिए? तो सुनिए, इस शख्स के लिए। नाम है यारोस्लाव हुंका। कनाडा की संसद में दर्शक दीर्घा में थे। खुद स्पीकर ने इंट्रोड्यूस करवाया, बताया कि 98 साल के यारोस्लाव वॉर हीरो रहे हैं। Ukrainian independence against the Russians. He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. बस स्पीकर का इतना कहना था कि यारोस्लाव के लिए सब खड़े हो गए। यूक्रेनी डेलीगेट्स ने भी ताली बजाकर, हाथ उठाकर सम्मानित किया। लेकिन ये कनाडा का, वहां की सरकार का, वहां के सिस्टम का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। जिसे दूसरे वर्ल्ड वॉर का हीरो बताया गया, वो दरअसल हिटलर की सेना का फौजी था। उस सेना का जिसने लाखों बेगुनाह यहूदियों को मार दिया था। यारोस्लाव हुंका का जन्म 1925 में यूक्रेनी शहर उर्मान में हुआ। वो यूक्रेनी जनरल एसएस के 14वें वेफेन ग्रेनेडियर डिवीजन के एक अनुभवी थे, जो नाजी जर्मनी की मिलिट्री यूनिट थी। हुंका का परिवार दूसरे विश्व युद्ध के बाद कनाडा में आकर बस गया। सीबीसी न्यूज के मुताबिक हुंका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रेड आर्मी के खिलाफ पूर्वी मोर्चे पर तैनात किया गया था। कनाडा पहुंचने के बाद यारोस्लाव ने यूक्रेनी कनाडाई समुदाय में सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि वो नाजी पार्टी की सैन्य ब्रांच वेफेन एसएस के रिटायर्ड ग्रुप में सक्रिय रहे। ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, इसलिए सवाल उठा कि नाजी सैनिक को किसने बुलाया, वो कैसे कनाडा की संसद में आ गया। कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सांसदों और यूक्रेनी डेलीगेट्स को इस बात की जानकारी नहीं थी। जब विपक्ष ने मुद्दा उठाया, स्पीकर के इस्तीफे की मांग की, पीएम से सवाल पूछे, तब ट्रूडो माफी मांगने लगे। Obviously, it's extremely upsetting that this happened. The speaker has acknowledged his mistake and has apologized. But this is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada. कनाडा की संसद में इतनी गफलत है, तो कनाडा की जमीन पर क्या क्या हो रहा होगा, मुझे लगता है ट्रूडो साहब को इसका भी
पूरा इल्म नहीं है। इस बार माफी से काम नहीं चलने वाला, फिर चाहे बात नाजी सैनिक की हो या फिर भारत पर लगाए बेबुनियाद इल्जामों की। ट्रूडो को उनके ही देश में विपक्षी दलों ने घेरा है, बात इस्तीफे तक होने लगी है और अब तो भारत ने भी दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में कनाडा की क्लास लगा दी। But for all the talk, it is still a few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable, and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. निजर हत्याकांड पर ट्रूडो के स्टेटमेंट के बाद कनाडा डैमेज कंट्रोल में भी जुटा हुआ है। कई नेता दबी जुबान में ये बात कहते हैं कि बयान जल्दबाजी में दिया गया। विरोधी लगातार सबूत मांग रहे हैं ट्रूडो से। अब ट्रूडो के पास ऑप्शन क्या है? रिश्ते सुधारने हैं तो फिर शब्दों की मर्यादा लांघना बंद करना होगा, क्योंकि एक बार रिश्ते पटरी से उतर गए तो फिर संभलने में काफी वक्त लग जाता है। कनाडा से देश की सियासत का रुख कर लेते हैं। अब बात एक ऐसे मामले की जिसे जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। सड़क बनाने में घोटाला, राशन बांटने में घोटाला, राहत बांटने में घोटाला, ऐसी कई खबरें वक्त वक्त पर सुर्खियां बनती हैं, हम लोग आप तक पहुंचाते भी हैं। लेकिन यूपी के सरकारी अफसरों ने इस बार जो किया है वो जानकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सरकारी योजनाओं को सरकार के ही अफसर कैसे पलीता लगाते हैं, आम आदमी के हक पर कैसे डाका डालते हैं अफसर और दलाल, कैसे आम से खास बन जाते हैं, ये रिपोर्ट उसका प्रमाण है। गौर से देखिएगा इस रिपोर्ट को। कुंवारे की शादी, शादीशुदा की शादी, बुजुर्ग की शादी, नाबालिग की शादी, बच्चे की शादी, यहां तक कि जिसका जन्म तक नहीं हुआ है उसकी भी शादी होगी। यूपी के सरकारी बाबुओं और शादी कराने वाले दलालों की टोली ने 7 फेरों में ऐसा हेरफेर किया कि जिसकी मिसाल मुश्किल से ही मिलेगी। सरकारी योजनाओं को अफसर और दलाल कैसे पलीता लगाते हैं, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कैसे आम आदमी को मिलने वाली रकम पर एलानिया डाका डाला जाता है, जानना चाहते हैं तो सुनिए। उत्तर प्रदेश में सरकार की कन्या विवाह योजना है। इस स्कीम के तहत अलग अलग जिलों में सामूहिक विवाह करवाए जाते हैं। योजना के तहत शादी कराने वाली बेटियों को सरकार की तरफ से 75,000 रुपए की मदद मिलती है। आरोप है कि इसी रकम के लिए गाजियाबाद के सरकारी अफसरों और दलालों ने अपना ईमान बेच दिया। योजना के अंतर्गत गाजियाबाद जिले में सबसे ज्यादा धांधली के मामले सामने आए हैं। इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और फर्जी तरीके से कन्या विवाह योजना का आर्थिक लाभ लेने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। खुलासा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। गाजियाबाद में पिछले साल सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था, जिसमें धांधली का आरोप लगाते हुए गजेंद्र पाल शर्मा नाम के शख्स ने डीएम से शिकायत की थी। हमें बुलंदशहर पे एक इस तरह का मामला हमारे संज्ञान में आया। फिर हमने ये देखा कि ये गाजियाबाद में भी हुआ है। तब हमने गाजियाबाद में जिलाधिकारी महोदय को यहाँ ज्ञापन दिया इस संदर्भ में, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने हमको बहुत सीरियस नहीं लिया। हमसे ये कहा कि आप क्या ये दंतकथा लिख लाए। डीएम साहब ने नहीं सुनी तो लखनऊ चिट्ठी भेज दी गई। इन्होंने हमें एक चिट्ठी भेजी कि आपने जो शिकायत की है उस संदर्भ में आप जो साक्ष्य देना चाहते हैं हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर साक्ष्य दें। तब हमने 175 लोगों के साक्ष्य इनको दिए। 175 में से 171 जिसमें फर्जी पाए गए। गाजियाबाद में 3500 शादियां हुई थी। आरोप है कि इनमें से कई फर्जी विवाह दिखा दिए गए और जिनके नाम पर मंडप सजाया गया वो अब भी कुंवारी हैं। हम एक एक लाभार्थी के घर पे गए। कुछ लाभार्थी ने तो ये बताया कि हमारी बेटी तो दोनों अनमेरिड हैं और फिनो बैंक के माध्यम से टोटल पैसा लाभार्थी का दलाल निकाल के खा गए। जो एक दलाल एक बम्बे पे खोखा लगा के जनसेवा केंद्र खोल रखा था दलाल ने,
आज वो फॉर्च्यूनर गाड़ी और शानदार कोठी में बैठा है। आरोप संगीन थे, लिहाजा अफसरों का जवाब भी जानना जरूरी है। गाजियाबाद के श्रम उपायुक्त ने क्या कहा, सुन लीजिए। सूचनाएं मांगी गई, जो आंकड़े मांगे गए, जो सूची वगैरह मांगी गई, वो उपलब्ध करा दी गई थी और उसके बाद वहां से जांच होके संभवतः चली गई। तो उच्च स्तर से जो भी होगा निर्णय लिया। जांच चल रही है, लंबी चलेगी। गरीब के नाम पर गोलमाल करने वाले कौन कौन हैं पता लगेगा और फिर एक्शन होगा। अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन सवाल ये कि सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने वालों का परमानेंट इलाज क्यों नहीं होता है। बताइए, कन्या विवाह के नाम पर भी फर्जीवाड़ा होने लगा, यहाँ भी दलाल सक्रिय हो गए, यही बचा था एक अब। खैर, ये तो भी एक जिले की बात की है हमने, हो सकता है ऐसे मामले उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी हों, वहां भी सामने आ जाएंगे। इस खबर की पूरी पड़ताल आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है और आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। जंग के दौरान प्रोपेगेंडा तो होता ही है दोनों तरफ से। रूस और यूक्रेन के बीच भी जो जंग चल रही है उसमें यही दिखाई दे रहा है। 4 दिन पहले यूक्रेन ने ब्रिटिश मिसाइलों से हमला किया ब्लैक सी फ्लीट पर, और इस हमले में यह दावा किया गया था कि रूस के सबसे बड़े जो नौसैनिक के बेड़े हैं उसको भारी नुकसान हुआ है, यहां तक कि उसके प्रमुख भी मारे गए हैं। पर यूक्रेन का यह दावा विवादों में है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय का दावा है कि 4 दिन पहले हुए एक बड़े हमले में विक्टर सोकोलोव समेत रूसी नेवी के 34 अफसर मारे गए। दावा था कि 22 सितंबर के बाद से इन्हें किसी ने नहीं देखा। दिन शुक्रवार, तारीख 22 सितंबर, जगह स्वास्तोपोल, क्रीमिया। स्वास्तोपोल शहर के इस इमारत पर यूक्रेन ने मिसाइल अटैक कर दिया। हमले की खबर मॉस्को पहुंची तो हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस बिल्डिंग को यूक्रेन ने टारगेट किया था वो कोई मामूली बिल्डिंग नहीं थी। वहां रूस की महाशक्तिशाली ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। यूक्रेनी सैनिकों ने यह हमला ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया था। कितना नुकसान हुआ, कितने मरे, इस पर रूस की सेना और रूसी मीडिया ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स और गृह मंत्रालय का दावा है कि हमले में 34 रूसी सैनिक ढेर हुए हैं, 105 घायल भी हैं। अगर यूक्रेन का दावा सच है तो 19 महीने से जारी इस जंग में यह पुतिन को सबसे बड़ी चोट है, पर रूस इस दावे को मानने से रहा। अब ये युद्ध एक ऐसे चरण में आ गया कि सर्दियों के पहले, बर्फ पड़ने से पहले जिसने जितनी बढ़त हासिल कर ली वो उतना आगे उतना सक्सेसफुल रहेगा। ये हमला बिल्कुल पिन पॉइंट हमला है। खबर होगी उनके पास कि एडमिरल वहां पर हैं, तो यानी कि एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इंटेलिजेंस मिली है। रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे, जबकि इसे करीब 2 साल होने जा रहे हैं। गोली बारूद के साथ साथ प्रोपेगेंडा का युद्ध भी जारी रहेगा। दावों और वादों का दौर मुंबई में भी दिखाई दिया, मगर पोस्टर्स के तौर पर। गणेश उत्सव के दौरान मुंबई को लोगों ने, पूरी मुंबई को पोस्टर सिटी बनाकर रख दिया है। कोई बधाई दे रहा है तो कोई अपनी दुकान चमका रहा है, लेकिन पोस्टर से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अब ट्रैफिक सिग्नल तक नहीं दिख रहे हैं और हो गया चालान।
जिस तरीके से राजनीतिक हलचल में नेताओं की तस्वीरें या फिर त्योहारों में एडवर्टाइजिंग की तस्वीरें पोस्टर्स में लगाई जाती हैं, तो इस वर्ष गणेशोत्सव के त्योहार में हर गली गली में पंडाल के बाहर पोस्टर्स की संख्या बढ़ गई है। ये लोग बांस और फट्टे गाड़ के पोस्टर लगा देते हैं, फिर आने जाने में दिक्कत होती है, यही सब दिक्कतें हैं। इतने बड़े संख्या पे नहीं, आप एडवर्टाइज करना चाहते हो जरूर कीजिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द ट्रैफिक। ये सब इनकी मनमर्जी है, जो चाहे करे, पैसा दे, अपना एड दे और अपना पैसा कमाए, लोगों को तकलीफ हो उसको कोई ध्यान देता नहीं है। सड़क पर पोस्टर का सैलाब देखकर हम भी चकित थे। सोशल एक्टिविस्ट सुमित पाटिल ने हमें बताया कि पिछले कुछ सालों से पोस्टर्स की तादाद दुगनी हो गई है। इनमें से ज्यादातर पोस्टर रिसाइकल किए जाते हैं, जिसका सीधा असर पर्यावरण पर भी पड़ता है। अगर आप फ्लेक्स देखोगे तो उसमें कलर्स होते हैं और वो कलर्स हमारे लिए अस्थमा के लिए कारण हो सकते हैं, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फ्लेक्स के बाजू में ही अपना दुकान लगा के बैठते हैं, फ्लेक्स के बाजू में ही बाइक लगा के बैठते हैं और उसके वजह से वो हमेशा अगर स्मेल आते रहता है तो उसका दिक्कत हमेशा होता है और वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। मुंबई के विले पार्ले का हाल भी दादर जैसा ही है। यहाँ तो पोस्टर्स की वजह से ट्रैफिक सिग्नल ही ढक चुका है। मुसाफिरों को ना रेड लाइट दिखती है ना ग्रीन। चालान कटने के बाद पता चलता है माजरा क्या है। अच्छा, आप अपनी खुशियां मनाइए और अपनी खुशियां बांटिए भी सबके साथ, लेकिन किसी को दिक्कत देकर, दुविधा देकर ये कैसा खुशियों का अपनी का बखान हुआ, ऐसा नहीं करना है हमें। आप त्योहार मनाइए लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम का ख्याल रखिए। चलिए, पब्लिक इंटरेस्ट में अब बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी खबरों के बीच में रह जाती हैं, लेकिन हमने आपके लिए खास अंदाज में पब्लिक डिमांड पर फटाफट अंदाज में रैपिड राउंड शुरू किया है। अब रैपिड राउंड देख लेते हैं क्या बड़ी खबरें। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल का गिरफ्तारी वारंट जारी। भ्रष्टाचार और जालसाजी के मामले में बठिंडा की अदालत ने जारी किया वारंट। मनप्रीत पर 2 सरकारी प्लॉट फर्जीवाड़े से हासिल करने का आरोप। विजिलेंस पूरे मामले की जांच कर रही है। मनप्रीत बादल अकाली दल के राज में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर की सरकार में भी, अब बीजेपी में हैं। सिर पर हेलमेट, रफ्तार ऐसी जो बड़े बड़े बाइकर्स को चौंका दे। ये हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बुलेट राजा अवतार है। खट्टर का ये अनोखा स्टाइल कार फ्री डे पर दिखा। सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने घर से हेलीपैड तक ऐसे ही बुलेट दौड़ा कर गए। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को कार फ्री डे मनाने का ऐलान किया था। सीएम खट्टर के बुलेट राजा वाला अवतार सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। गुजरात में पुल देखते ही देखते धराशायी हुआ। 110 गांवों को जोड़ता था पुल। पुल की चपेट में आए 2 बाइक सवार और डंपर। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामला बड़वाड़ा तालुका का है। घटना 24 सितंबर की। पुल का निर्माण 1965 में हुआ था। भागो नदी पर बनाया गया था पुल। पुल टूटने से लोगों को हो रही है परेशानी। बिहार के जमुई में धंसा पुल। मूसलाधार बारिश के बाद बरनार नदी पर बना सोने चुरहेत पुल धंस गया। 10 पंचायतों का संपर्क टूटा। लोगों का आवागमन हुआ बाधित। करीब 24 गांवों के 1.5 लाख लोगों पर पड़ा असर। प्रशासन ने पुल की हालत को देखते हुए आवाजाही पर रोक लगाई। हैरानी की बात यह है कि 2011 में ही पुल का निर्माण हुआ था। सवाल उठे कि 12 साल में पुल कैसे धंस गया। खाने में नमक कम हो तो जायका बिगड़ जाता है, लेकिन यही जायका अब सेहत बिगाड़ रहा है। देश में लोग औसत से कहीं ज्यादा नमक खाने लगे हैं, जो ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड और गैस्ट्रो कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बन सकता है। दावा नेचर पोर्टफोलियो जर्नल की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि औसतन भारत में पहले एक आदमी 5 ग्राम नमक खाता था, जबकि अब 8 ग्राम नमक खाने लगा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं। किलर कोरोना के बाद एक और घातक महामारी डिजीज एक्स का खतरा दुनिया को डरा रहा है। डिजीज एक्स कुछ ही वक्त में 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। अलर्ट यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने वाली डेम केट बिंगम ने जारी किया है। चेतावनी और भी बड़ी है। दावा है कि डिजीज एक्स से कोरोना से 20% ज्यादा मौतें हो सकती हैं। इससे पहले WHO ने भी इस महामारी को लेकर दुनिया को अलर्ट किया था। पश्चिम बंगाल में 12 साल के बच्चे ने रेड टी शर्ट से रोक दी ट्रेन। दरअसल ट्रेन के ट्रैक पर बड़ा गड्ढा था। अगर ट्रेन ट्रैक से गुजरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बच्चे ने ट्रैक पर ट्रेन को आते देखा और फिर अपनी टी शर्ट उतारकर लहराने लगा। खतरे का सिग्नल ट्रेन ड्राइवर को मिला। उसने फौरन ट्रेन रोक दी। बच्चे का नाम मुरसलीम शेख है, जिसे रेलवे की तरफ से इनाम भी दिया गया। पंजाब के मुक्तसर में वकीलों का टॉर्चर खाकी वालों को महंगा पड़ा।
पुलिस हिरासत में वकील का टॉर्चर करने के इल्जाम में एसपी समेत 6 पुलिस वालों पर आईपीसी की धारा 377, 342, 323, 149 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मुख्तसर अदालत के आदेश के बाद पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप है कि पुलिस कस्टडी में वकील से दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद वकीलों ने हंगामा काटा और स्ट्राइक पर चले गए। ये सब वो बड़ी खबरें थी जो आपके लिए जानना जरूरी है। कुछ महीनों में ही सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों की जिंदगी बदली। सोशल मीडिया की सनसनी बड़े बड़े सितारों को टक्कर देती है। मुंबई के कला जगत से छत्तीसगढ़ का एक गांव कैसे टक्कर ले रहा है, ये देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी से 60 किलोमीटर दूर है ये तुलसी गांव। कुछ साल पहले तक यहां मोबाइल और 3G नेटवर्क बड़े शहरों की चीज होती थी, लेकिन अब ये गांव ऑल ओवर इंडिया सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इस गांव को अब यूट्यूबर्स का गांव कहा जाता है। 4000 की आबादी वाले इस गांव में 1000 लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट अपलोड करते हैं और इससे पैसे भी कमा रहे हैं। इस स्टोरी का पॉजिटिव फैक्टर यह है कि रायपुर जिला प्रशासन ने गांव के पंचायत भवन में हाईटेक स्टूडियो बनाया है। ये देखिए एडिटिंग रूम। यहां से वीडियो को काट छाट कर म्यूजिक और एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाकर अपलोड किया जाता है। पूरे गांव में 40 एक्टिव यूट्यूब चैनल हैं। तुलसी गांव के लोगों को मामूली यूट्यूबर्स मत समझिए। यहां के स्टूडियो में महंगे कैमरे, ड्रोन्स और एडिटिंग के लिए डेस्कटॉप और दूसरी रिकॉर्डिंग की साउंड मशीन्स सब कुछ मिलता है। जिला प्रशासन ने 20 लाख रुपए खर्च करके ये सारे इंतजाम किए हैं। जैसे नेटफ्लिक्स है वैसे ही हमर फ्लिक्स बनाया है, तो इसका पर्पस वही था, एक डिजिटल क्रिएटर स्टूडियो है। यहाँ से लोग जैसे फाइबर से प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। उसके बाद प्रोडक्शन के लिए, एडिटिंग के लिए हम लोगों ने सारे जो गैजेट्स है उसको हम लोगों ने प्रोवाइड किया। उसके साथ साथ कलेक्टर सर ने और एक ये किया कि यहाँ पे हम लोग एक डिजिटल स्किल सेंटर हम लोग प्रोवाइड करेंगे और इनको अच्छे से हम लोग। चलिए अब जल्दी से आपके कमेंट्स देख लेते हैं जो आपने हमारे कल के शो पर किए हैं। सबसे पहले आ गए हैं महक कुमारी जी, क्या लिखते हैं? दिस इज एक्चुअली ए कंसर्निंग सिचुएशन। दोज हु हैव स्पेंट लैक्स इफ आर स्टक मे फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स। होप दिस सिचुएशन विल बी सॉल्व्ड सून। ठीक है महक जी, आप कनाडा को लेकर लिख रही हैं, जो बच्चे फंसे हुए हैं। उमा शर्मा क्या लिखती हैं? पुलिस तो अपनी ड्यूटी निभाती है, तो पुलिस पर पत्थरबाजी क्यों? शायद आगरा वाली घटना को लेकर इन्होंने कमेंट किया है। आगे आ गया राम प्रसाद जी, क्या लिखते हैं? सबसे पहले जिसने अवैध कब्जा करवाया उसको आजीवन कारावास अच्छा दिया जाए, बाद में कब्जा हटाया जाए। अच्छा राम प्रसाद जी, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, ये आपके शो पर जो हमें आप लिखते हैं, जिस तरह की बातें आप देते हैं, हमें पता लगता है, प्रोत्साहन भी मिलता है और ये पता लगता है हम आपकी बात कर रहे हैं। आज का शो कैसा लगा? क्योंकि खबरें सारी आपसे जुड़ी हुई होती हैं, फीडबैक भी आप ही देखेंगे। मेरे से बाद अब आगे कौन आने वाले हैं आपको पता होगा, अखिलेश आनंद, और उनके साथ जरूर देखना है आपने निज्जर हत्याकांड पर स्पेशल शो कनाडा में जो हुआ था। बहरहाल एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए अब इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।